आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 9th का गंगा बुक का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जानते हैं कि ये जो दो बैलों की कथा है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसमें आप क्या देखेंगे कि किस तरह से मानव मतलब एक किसान और पशुओं के बीच में भावात्मक लगाव है। और क्या देखेंगे कि किस तरह से सभी प्राणियों के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना आवश्यक होता है, इस चीज को भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद पूरे चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको अर्थ समझाएंगे और उसके बाद लास्ट में प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो ये जो है वो चैप्टर है, उसको दो भाग में बांटा गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आधे भाग में पढ़ेंगे और आधे भाग में जितने बचे हुए चैप्टर के साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो प्रेमचंद तो प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं कि उनका जन्म जो है 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम था धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक हिंदी लेखक भी, हाँ, जब हमारा देश गुलाम था उस समय किस तरह से त्याग, अपनी नौकरी का त्याग दिए और किस तरह से उन्होंने सहभागिता अपनी दिखाई, किस तरह से स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया है। तो प्रेमचंद के अलावा भी कितने ही लेखक ने और कवियों ने भी अपनी कविता के माध्यम से देश में, देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करने की कोशिश की है अपनी लेखनी के द्वारा। उनके अंदर अपनी स्थिति का अनुभव कराया, स्थिति के प्रति उन्हें समझाया कि किस तरह से हम कष्ट में हैं और हमें किस तरह से उस कष्ट के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। तो इसमें हमारे हिंदी के लेखकों कवियों का भी भारत को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रेमचंद के रचनाओं के बारे में दिया गया है कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इनका मुख्य विषय क्या है कि किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के प्रमुख मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है, उनको भी स्थान मिला है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया था। अब हम आगे दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। तो दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले प्रेमचंद ने गधा के बारे में बताया है और गधे की तुलना ऋषि महिषियों से की है। और उसके बाद फिर यहाँ पे दो बैलों की कथा सुनानी है, तो उसके बाद फिर बैल के बारे में आते हैं। तो जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, मतलब बुद्धि से हीन है, मतलब बेवकूफ समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उन्हें यह पदवी दे दी है। मतलब इसमें लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि गधा क्या सचमुच बेवकूफ होता है या फिर वो बिल्कुल सीधे होते, सहिष्णु होते हैं, उनके अंदर सहने की जो क्षमता होती है उससे ये पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब अन्य जानवरों के बारे में बता रहे हैं कि गाय सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिन्नी का रूप धारण कर लेती है। मतलब जिस गाय का भी अभी बच्चा हुआ है तो वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं।
कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई ना देगी। तो आप लोग भी गधा देखिए, तो आपने देखा है गधे को गुस्सा करते हुए? तो नहीं देखे हैं। अब ये वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। मतलब समान सा एक भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। किसके चेहरे पे? तो गधा के चेहरे पे। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं, वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब किसमें पहुंच गए हैं? मुनियों का गुण होता है कि किसी भी स्थिति में न ज्यादा खुश में खुश होते हैं, न ज्यादा दुखी में वो दुखी होते हैं। हमेशा एक जैसा भाव उनके चेहरे पे रहता है। तो ये सारा भाव किसमें पहुंच गया है? तो प्रेमचंद का कहना है कि इस तरह का जो भाव है वो गधा में देखने को मिलता है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब जिसमें अच्छे गुण हैं, उनका इतना अनादर प्रेमचंद ने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहने का इनका ये अर्थ है कि ज्यादा सीधा रहना भी संसार के लिए सही नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये उस समय की बात कही गई है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए, मतलब जब बुरा समय है उसके लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चुप रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। मतलब उनके सब जातियों में उन्हें गिना जाने लगा। यहाँ पे सीधेपन को बोला जा रहा है कि बिल्कुल बेकार है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, पर वह है बैल। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? तो बैल को कहा गया। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो बैल का दूसरा नाम क्या हो गया? तो बछिया के ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग क्या, सभी लोग ही गधे बैल को भी बेवकूफ कहते हैं। जैसे कुछ काम नहीं होता है तो क्या बोल देते हैं? बैल है। बैल से तुलना कर दी जाती है, लेकिन प्रेमचंद ऐसा नहीं मानते हैं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान जो है गधे से नीचा है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही कहानी कि झूरी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, और बहुत दिनों तक साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब यहाँ पे बैल की बनावट है, किस जाति का है बैल? तो पछाई जाति के हैं। देखने में सुंदर है, उनका कद काठी कैसे है? ऊंचे हैं, और काम में चौकस, मतलब हमेशा तैयार रहने वाले हैं। और दोनों साथ साथ रह रहे थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब ये दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा मतलब बिना बोले विचार विनिमय विनिमय मतलब अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। मतलब मनुष्य के पास भी ये गुण नहीं है कि बिना बोले कि एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मतलब अलग होने के लिए नहीं, झगड़ा के रूप में नहीं, सिर्फ
खेल के भाव से, है ना? ऐसा करते थे, आत्मीयता के भाव से करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा शुरू होने लगता है। जैसे आप लोग भी है, खेल-खेल में एक-दूसरे को थोड़ा बहुत पीटते हैं या दौड़ाते रहते हैं, सेम वही चीज़ इनके लिए भी कहा जा रहा है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक़्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला-हिला कर चलते, उस वक़्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब उन्हें खेतों में काम करने के लिए ले जाया जाता था, तो हल जोत दिया जाता था। एक गर्दन पे मोटी लकड़ी रखा रहता है, तो इस दोनों का क्या रहता था कि मेरे गर्दन पे ज़्यादा भार आए, दूसरे जो दोस्त थे उसके गर्दन पे ज़्यादा भार ना आए। ये दोनों का यही चेष्टा होती थी कि मतलब उसी के बोझ पे ज़्यादा आए, उसको दूसरे दोस्त को उसको आराम महसूस हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता, दूसरा भी हटा लेता। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि अगर प्रश्न है कि किस प्रकार आप कह सकते हैं कि दोनों बैलों में क्या था, मित्रता, गहरी मित्रता दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब उनको हल में जोता जाता था तो उनकी चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उनकी ही मतलब एक ही की गर्दन पर रहे, और दिन भर काम करने के बाद एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर थकान मिटाते थे, और नाद में जब वो खाने के लिए डालते थे मुंह तो एक साथ ही डालते थे और एक साथ भी खाना छोड़ते थे। अब इस संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, मतलब अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग से नीचे करके हुंकारते, मतलब डराते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाई, कोई कसर नहीं उठा रखी। मतलब इसमें कहना चाहते हैं, अगर ये दोनों बैल के पास अगर वाणी होती, आवाज होती तो ये पूछते कि मैंने मतलब कौन सी कमी की रह गई कि तुमने मुझे बेच दिया, मतलब किसके बारे में, जुहूरी ने उन्हें बेच दिया, ऐसा उन्हें लग रहा था। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ये सारे प्रश्न किसके तरफ से पूछ रहे प्रेमचंद, तो दोनों बैलों के माध्यम से उनकी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गया के घर में। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उनमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, मतलब उन्हें बहुत भावनात्मक रूप से दुख था कि किस तरह से हम झूरी के पास इतने लगन से काम करने के बावजूद भी उन्होंने गया के पास भेज दिया। तो जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, है ना, मूक भाषा मतलब बिना बोले हुए भाषा। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेटे गए, मतलब इशारे में बात की। जब गांव में सोता पड़ गया, वो शांत हो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों में इस तरह की दूनी शक्ति आ गई थी कि एक झटके में रस्सियां टूट गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक साथ ही जोड़ लगाया था। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा
तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों को आधा आधा गराव लटक रहा है, मतलब बांधने वाले रस्सी लटक रही है, क्योंकि ये क्या किए कि यहाँ से गया कि यहाँ से भाग के और झूरी के घर पहुंच गया। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। एक तो मतलब प्यार भी झलक रहा है और विद्रोह भी झलक रहा है कि तुमने हमें क्यों वहां पे भेजा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मतलब उसे प्यार से चुम्बन लेने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे कि देखो ये कैसे वहां से छुड़ा के अपने मालिक के प्रति प्यार के कारण वापस आ गया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, मतलब ये घटना बहुत ऐसा नहीं कि पहले ना हुई थी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, मतलब बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र में क्या किया गया? स्वागत में कि कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा कि ऐसे बल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले तो चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, मतलब इनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ किसी को। बात पे बात मतलब बहस करने का इसमें साहस नहीं हुआ किसी का। जूहरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। क्यों उन्हें जलन हुआ? क्योंकि वो तो अपने मायके भेजी थी, भाई के पास भेजी थी, और वहां से ये दोनों बैल वापस आ गए। जूहरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो करते तो क्या करते। अब जूहरी अपने बैलों के पक्ष में आके बोला कि नमक हराम क्यों है? खाना ढंग से दिया नहीं होगा इसलिए वापस आ गए, तो क्या करते। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर झूरी की पत्नी चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हारे जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब यहाँ पे झूरी की पत्नी गुस्सा हो गई है, क्योंकि बैल उनके भाई के घर से, गया के घर से भाग के आया है। अब उन्हें जो चरी और सूखा सिर्फ खाने के लिए सूखे भूसे दे रही है। वही हुआ जो मंजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि मजदूर का मतलब जो उन्हें खाना खिलाते हैं उन्हें बता दिया गया कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए और उसके साथ खली नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, क्योंकि पहले तो झूरी उसे खली चोकर के साथ खिलाया करते थे, लेकिन यहाँ पे तो एकदम फीका है, सूखा भूसा दे दिया गया। न कोई चिकनाहट, न आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि क्या क्यों ताकने लगे कि कोई आके मतलब इसमें जो पहले देते थे मालिक वैसे ही दे दे। जूहरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो फिर मजूर बोलता है, मालकिन मुझे तो मार ही डालेंगे, चुरा कर डाला। तो फिर मजूर क्या बोलता है, ना दादा, पीछे से तुम उन्हीं की ही सी कहोगे, मतलब उन्हीं की पक्ष ले लोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेके चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। पहले तो हाँकते हुए लेके जा रहा था, इस बार इसने गाड़ी में जोत के ले गया। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वो ज्यादा सहनशील था। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बैलों का स्वभाव कैसा था। एक विद्रोही था तो दूसरा सहनशील था। तो इसमें मोती विद्रोही स्वभाव का था और हीरा सहनशील स्वभाव का था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया कि अब देखते हैं कैसे तुम तोड़ा के भागते हो। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया।
दोनों अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। मतलब जो पहले से गया के पास था बैल, उसको खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन इन दोनों बैलों को सिर्फ भूसा दिया गया। दोनों बैल का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता, मतलब इस तरह का दुर्व्यवहार भी न करता, हमेशा मतलब प्यार करता था। उसके टिकटिका पर दोनों उड़ने लगते थे, मतलब एक बार कमांड देते चलने के लिए, जोतने के लिए, तो दोनों तुरंत तत्पर हो जाते थे। और यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, मतलब उधर उस तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मतलब बिल्कुल कि हम काम नहीं करेंगे। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि नाक पर किसी को भी बहुत जोर से चोट लगता है, तो यहाँ पे हीरा की नाक पर जब डंडे बरसाए, तो मोती को गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में भी ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्योंकि आप जान रहे कि हीरा सहनशील है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो फिर क्या बोलते हैं, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ये किसने कहा? हीरा ने कहा। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है, मतलब मोती तो विद्रोही स्वभाव का है ही। अब दोनों आ रहा है तो मजा चिखाता, मतलब क्या, उसे उठा उठा पटक देता। अब हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा उसे समझाता है कि ये मैं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, ये काम नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उन्होंने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी उलट पड़ता। मतलब उन्होंने मारपीट नहीं किया, शांत से लेके गया, तो वो भी भाप गया था कि उसके तेवर देख गया था, और उसके सहायक भी समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब हल है, खैरियत है। सामने फिर वही सखा भर, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया है ना। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, मतलब प्यार मिला। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरू की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। जो छोटी लड़की उसके लिए रोटी लेके आई, उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब लगाव हो गया था। क्योंकि यहाँ भी उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता था, सौतेली माँ उसे मारती थी, और यहाँ बैलों के साथ भी अपमान हुआ करता था, उसके उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। तो दोनों में एक तरह से आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब दोनों कमजोर, मतलब प्रेम के कारण, इस दो रोटी के प्रेम के कारण वो कमजोर नहीं पड़े थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। क्या कहना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब ये पूछ रहा है, गया पूछ ये हीरा पूछता है कि क्या करना चाहते हो, तो मोती क्या कह रहा है कि एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है। अब यहाँ पे भी वो विद्रोह करने से मना कर रहा है कि फेंक देगा तो जान चला जाएगा। तो जो वो लड़की है, उस घर का मालिक की बेटी है, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दे, तो
वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन फिर मोती क्या ज्ञान दे रहा है कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है। यह भूल जाते हो, यहाँ पे नैतिकता की बातें बताई गई है। तुम तो किसी तरह से निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिला चली तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, मतलब अचानक घर का गेट खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। मतलब नाक में नथ डालने से वो अच्छे से कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही रस्सी नाक के पास से खींचती है तो उन्हें दर्द होता है, तो ज्यादा उसका विद्रोह नहीं कर पाते हैं। उसने ये गांव नहीं गांठ खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? जब रस्सी खोल दिया गया, चलते क्यों नहीं हो? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पे संदेह करेंगे कि किसने रस्सी खोला, तो ये बच्ची ने रस्सी खोल दिया है, तो इसे दंड भी मिलेगी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैल पकड़ने चला और वे दोनों भाग गए। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बालिका ने एक रास्ता निकाल लिया। गया ने पीछा किया, वो भी और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, मतलब जिस पहचाने हुए मार्ग से आए थे, रास्ते से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, मतलब वो अब रास्ता भटक गए। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे और वहीं उसे मार गिराना था। अब हीरा ये मोती बोल रहा है कि तुम ही तो बेतहाशा भागे, वहीं पे उसे मार गिराना चाहिए था। तो उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। यहाँ भी नैतिकता की बात की गई है कि वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी। खेत में मटर खरी थी और चरने लगे। रह रह कर आहट भी लेते कि कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डटकर ढकार ली, फिर सिंग मिलाए और दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया और खड़ा हो गया। गड़ा हुआ नहीं, यहाँ पे खड़ा हो गया। तो आपने क्या देखा कि खेल में भी कैसे आप लोग में झगड़ा हो जाता है, तो एक लिमिट में ही खेल खेलना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि इतना ज्यादा धक्का दे दिया मोती ने कि हीरा खाई में गिर गया। तो गुस्सा आ गया है, तो गुस्सा में काम गड़बड़ होता देख के एक दोस्त ने क्या किया, संभल गया और फिर वहां पे शांत हो गया। तो वैसे ही आपको भी करना चाहिए। जब दोस्ती में झगड़ा हो जाए तो एक पक्ष को क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। अरे ये क्या, कोई साड़ दौड़ता चला आ रहा था, मतलब दौड़ते हुए चला आ रहा था। हाँ, साड़ ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे कि अब क्या करें, अब कैसे निकले। साड़ पूरा हाथी है, मतलब वो विशाल है उसका शरीर। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। जान से हाथ धोना मतलब मृत्यु पाना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान न बचती, नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं की तरफ आ रहा भी था। कितना भयंकर सूरत है। साड़ देखने में बड़ा भयंकर लग रहा था दोनों को। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो।
हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? तो फिर क्या बोल रहा है, भागना कायरता है। तो 9 2 11 है, तो 9 2 11 है, तो फिर यही मरो। मतलब यहाँ पे बोल रहे कि अगर नहीं भागना है तो यही मरो। बंदा 9 2 11 होता है, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बंदा 9 2 11 होता है, मतलब हम तो भाग रहे हैं। दौड़ाए और जो दौड़ाए, फिर तो कोई उपाय सोचो। मतलब भागोगे तो और दौड़ाएगा वो, कोई उपाय सोचो। फिर उपाय है कि उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करते हैं, मतलब एक साथ हमला करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा खतरे वाला काम है, लेकिन इसके सिवा और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेके लपके। साढ़ को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, मतलब पहले का अनुभव नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब एक बार में एक ही शत्रु से उसे उठापटक करने की आदत थी। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। साढ़ उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। साढ़ चाहता थे कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत करने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में क्या कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो, मतलब सांड को। हीरा ने उसका तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी एक नैतिकता की बात कही गई है। तो क्या बोल रहा है हीरा, मोती, कि यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, सोचो वह सोचो। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस तरह से शत्रुओं का उन्होंने सामना दोनों मिलके किया। तो इस तरह से जब भी कोई समस्या आती है तो अगर हम सब मिलके हल करते हैं तो उसका समाधान भी जरूर निकल के आता है। अब घर निकलने के लिए सोच रहे हैं, तो अब क्या बोल रहे हैं इसमें से, पहले कुछ खा लो फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी, मतलब मोती ने बिल्कुल नहीं सुना। और 2 ही 4 ग्रास खाए थे, मतलब खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में फंस गया, क्योंकि सींचे हुए खेत की मिट्टी जो दलदल जैसे बन गई थी और उसका पांव उसमें फंस गया। अब आगे कहानी क्या होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेरे साथ जुड़िए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।